मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है भू आकृति तथा उनका विकास। यह इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था भू आकृतियाँ तथा भू दृश्य। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर लैंडस्केप। हमने जाना था कि भू आकृतियाँ यानी कि लैंडफॉर्म होता क्या है और भू दृश्य यानी कि लैंडस्केप किस तरह से भू आकृति से डेफिनेशन में थोड़ा सा अलग है। हमने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा था नदी के कार्य, जिसके अंदर हमने पढ़ा था नदी किस तरह से अपर्दन करती है, फिर परिवहन करती है, फिर निक्षेपण करती है। अगर आपने इसका पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उन्हें ज़रूर देखें। फिर भी आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अपर्दन यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। देखिए इरोजन होता क्या है, जब चट्टानें, मान के चलिए ये एक पूरा ब्लॉक है, ठीक है। अपर्दन में होगा क्या कि नदी अपनी शक्ति से अपनी पावर का यूज़ करके इन पत्थरों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देगी, ठीक है। तो चट्टानों का टूटना ही क्या बोलते हैं, उसे इरोजन या फिर अपर्दन बोलते हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है कि एक बड़े ब्लॉक को ढोना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन छोटे छोटे पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना नदी के लिए काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो फिर नदी पहले फेज में क्या करती है, वो पत्थरों को करती है इरोजन करती है यानी कि अपर्दन करती है। जब पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं फिर उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर देखिए जो नदी का जो लास्ट काम होता है वो होता है निक्षेपण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन, हम इसको बोलते हैं। देखिए नदी पहला काम और दूसरा काम यानी कि इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन तब करती है जब नदी के पास क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आता है कि नदी के पास पावर नहीं होती और नदी के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने साथ छोटे छोटे पत्थरों को या फिर बड़े पत्थरों को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे करके जिस जगह पर इन पत्थरों को डंप करना शुरू करती है, मान के चलो इस जगह पर इसने पत्थरों को, रेत को, कंकड़ों को इसने इस जगह पर इसने डंप यानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर इस जगह को हम क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन, हम इसको बोलेंगे। तो फिर आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे निक्षेपण को, काफ़ी डीप में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आपको इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होगी। एंड देन आप इस सिंगल वीडियो के अंदर ही आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण होता क्या है। चलिए फिर आइए जानते हैं नदी के निक्षेपण कार्य को। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन क्या होता है, जब नदी पत्थरों को, छोटे छोटे कंकड़ों को और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती और वो किसी जगह पर उन सभी पदार्थों को डंप कर देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं निक्षेपण की प्रक्रिया यानी कि डिपोजिशनल वर्क, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि जब आप इसके आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक शब्द आएगा, वो आएगा अवसाद, ठीक है। तो तब आप अवसादों को सुनकर के आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए अवसाद का मीनिंग क्या होती है, ये जो नदी ने जो इतने जो छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों को उठा करके ट्रांसपोर्ट किया है, इन्हीं वस्तुओं को, इन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं यहाँ पर अवसाद बोलते हैं, ठीक है। तो फिर कंफ्यूज मत होना कि अवसाद क्या होते हैं। कंकड़, पत्थर, रेत, इन सभी को जोड़ करके हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। चलिए फिर आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका हो तो हम पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है आगे। चलिए फिर, जब नदी अपने साथ अवसादों को वहन करने में सक्षम नहीं होती तब वह अवसादों को छोड़ देती है, इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर समझिए कि ये जो डिपोजिशनल का जो काम होता है ये कुछ चरणों में होता है, कुछ फेज़ में होता है। अब जरा आप इन फेज़ को समझिए, ये यहाँ पर 3 फेज़ हैं। पहले फेज़ को समझिए, सबसे पहले विशाल शैल खंडों का निक्षेपण होता है। देखिए होता क्या है कि जब नदी बहती है, फ्लो करती है, तब उसके साथ बड़े पत्थर भी होते हैं और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी होते हैं।
आपको मालूम है कि जब नदी स्टार्टिंग फेज में होगी तभी उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। जब सबसे ज़्यादा पावर होगी तभी वो बड़े बड़े विशाल शेल खंडों यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ ट्रांसपोर्ट करेगी। जैसे ही उसकी पावर थोड़ी सी भी कम होगी तो वो सबसे पहले इन बड़े पत्थरों को डंप करना शुरू करेगी, ठीक है, क्योंकि बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है और साथ में इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पावर भी चाहिए होती है। तो जैसे ही पावर कम होगी तो सबसे पहले जो डंप किया जाएगा, जो निक्षेपित पदार्थ किया जाएगा, वो किया जाएंगे बड़े बड़े पत्थरों को निक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। फिर बड़े पत्थरों के बाद आएंगे छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो बड़े जो पत्थर होते हैं, मान के चलिए जो 100 किलो के जो पत्थर होंगे उनको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन जो 2 किलो के या फिर आधे किलो के 500 ग्राम के जो छोटे छोटे जो पत्थर होंगे उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और काफ़ी दूर तक किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था में विशाल शेल खंडों का निक्षेपण किया जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा जो स्टेज आएगा, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे, जो पत्थर के जो टुकड़े होंगे, फिर वो धीरे धीरे करके निक्षेपित किए जाएंगे। और सबसे एंड में कौन सी चीज़ें होंगी, जो बहुत ही महीन जो बारीक जो कण होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, वो सबसे एंड में निक्षेपित किए जाएंगे। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से समझिए, देखिए आपने बाढ़ देखी होगी। देखिए बाढ़ का रंग कैसा होता है, हमेशा मटमीले रंग का होता है, यानी मिट्टी के कलर का होता है। वो जो मिट्टी का जो कलर आता है वो आता किससे, कि जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ही महीन कण वाली होती है, जिससे वो पानी के अंदर घुल जाती है। और जो घुले हुए जो पदार्थ होते हैं ये सबसे एंड में जाकर निक्षेपित होते हैं। सबसे एंड में डिपोजिशनल कार्य इनका जो डिपोजिशनल जो वर्क है वो सबसे एंड में महीन महीन कणों का यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि निक्षेपण या फिर डिपोजिशनल वर्क क्या होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यहाँ पर आपको यह समझाया गया है कि जो नदी है, देखिए जब भी नदी दो काम करती है, ठीक है। एक तो करती है कि वो करती है अपर्दन करती है, ठीक है। अपर्दन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, हाँ। और दूसरा वो काम क्या करती है, दूसरा जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है डिपोजिशनल का, यानी कि निक्षेपण का। अब देखिए आपको यह चीज़ मालूम है कि हमारे जो डेल्टा जो बनते हैं, हमारे जो डेल्टा बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं डिपोजिशनल से, यानी कि निक्षेपण की प्रक्रिया से डेल्टा बनते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पर नदी इन छोटे छोटे कंकड़ों को, पत्थरों को एकदम डंप करती है, वहाँ का जो इलाका होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी फर्टाइल होता है, ठीक है। तो इतना तो है कि डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, जहाँ से नदी चीज़ों को उठा करके लेकर के आती है ना, तो उस जगह की भी स्थलाकृति चेंज होती है, उस जगह का शेप भी क्या होता है, चेंज होता है। तो यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जहाँ से नदी ने इरोजन करना स्टार्ट किया, अपर्दन करना स्टार्ट किया। एक देखो मान के चलो ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पर हो क्या रहा है कि नदी यहाँ से चीज़ों को लेकर के जा रही है और कहाँ पर डंप कर रही है, यहाँ पर डंप कर रही है। तो हम ये तो समझिए कि निक्षेपण वाली जगह पर क्या हो रहा है, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डेल्टा बन गया, फिर कोई ना कोई आकृति यहाँ पर बन गई। लेकिन आकृति सिर्फ यहीं पर ही नहीं बनेगी, बल्कि आकृति यहाँ पर भी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि जब यहाँ से चीज़ों को उठा करके यहाँ पर लिया जा रहा है तो इस जगह की भी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो नदी के द्वारा जो निर्मित जो स्थलाकृति है वो दोनों जगह पर होगी, जहाँ से सामान लेकर के आया जा रहा है और जहाँ पर डंप किया जा रहा है, दोनों ही जगह पर आपको विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा है। नदी अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्य द्वारा अपने उद्गम स्रोत से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो नदी का जो काम क्या होता है, इरोजन करना, ठीक है, यानी कि पत्थरों को बिल्कुल महीन यानी कि बारीक टुकड़ों में तोड़ना, फिर उसका क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, फिर उसको क्या करना, डिपॉजिट करना, यानी कि निक्षेपित करना। तो फिर ये जो कार्य जो हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही जगह पर स्थलाकृतियाँ बन रही है,
यहाँ पर समझिए स्थलाकृति क्या होते हैं पता ना आपको, जो हमारी जो लैंड फॉर्म होती है, लैंड फॉर्म को हम बोलते हैं स्थलाकृतियाँ। कि भाई लैंड फॉर्म जैसे कि वहाँ पर प्लेन है या फिर वहाँ पर पहाड़ हैं, ठीक है, तो इसको हम स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। तो देखिए उद्गम स्रोत कहाँ पर, जहाँ पर पत्थरों को तोड़ा गया, जहाँ पर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया गया, तो उद्गम स्रोत पे भी क्या होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एंड देन जहाँ पर इसका डिपॉजिट वाला काम होता है वहाँ पर भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टि से नदी को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे जो लैंड फॉर्म होता है, जो स्थलाकृतियाँ होती है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो बनता है, जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, वो 3 फॉर्म में होती है। एक होता है अपर्दन यानी कि इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा डिपॉजिट करना। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर ही हमने, नदी के बेस पर ही हमने कुछ स्थलाकृतियों को यहाँ पर बांटा है कि वो किसकी वजह से बनती है। तो देखिए यहाँ पर जो नदी द्वारा जो स्थलाकृतियों का जो निर्माण किया जा रहा है, हम इसको 3 भागों में देख सकते हैं। पहला भाग है कि नदी घाटी का ऊपरी भाग, फिर उसका मिडल पार्ट और इसका सबसे लोअर पार्ट। ठीक है, अब देखिए इन तीनों ही अवस्था में जो स्थलाकृतियाँ जो बनेंगी, जो लैंड फॉर्म होगा, वो अलग अलग प्रकार से फॉर्म होगा। अब जरा समझिए, सबसे हम पहले समझेंगे नदी घाटी का ऊपरी भाग, हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नदी घाटी का ऊपरी भाग। आज की वीडियो में तो हम पहले इसी को क्लियर कर लें, फिर धीरे धीरे करके इन दोनों को क्लियर करेंगे। चलिए फिर समझते हैं नदी घाटी का ऊपरी भाग। तो देखिए ये जो नदी घाटी का जो अपर वाली जो रेंज है, उसमें किन किन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो इनकी जो फॉर्म हो रही है वो मुख्य रूप से 7 है। वैसे तो 8 प्रकार की है, लेकिन जो 8वीं प्रकार की थी वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं आपके एग्ज़ाम के बेस पर, और आपके जो भी आप आने वाले टाइम में आप कंपटीशन जो एग्ज़ाम जो आप दोगे, चाहे वो एसएससी का हो, जो किसी भी प्रकार का हो, इसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो पहला जो शेप है वो होता है महाखड्ड, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। दूसरा है कैनियन। तो इस तरह से आपके 7 हैं, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपके क्या है, 7 है। ठीक है, चलिए फिर धीरे धीरे करके इन सभी 7 भागों को हम यहाँ पर समझते हैं। पहले हम जानते हैं गॉर्ज को, महाखड्ड। चलिए, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टानों पर से प्रवाहित होती है तो अधिकांश लंबवत अपर्दन होता है। यहाँ पर समझिए कि लंबवत अपर्दन क्या होता है, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं डाउन कटिंग बोलते हैं। फिर इसी के साथ हम समझेंगे कि साइड कटिंग यानी कि पार्श्विक अपर्दन क्या होता है। पहले समझ लेते हैं, गॉर्ज को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यह है आपका वर्टिकल, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबवत अपर्दन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक अपर्दन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइड कटिंग भी बोलते हैं, या फिर आप इसको लैटरल इरोजन भी बोल सकते हो। देखिए लंबवत अपर्दन में होता क्या है कि इसके जो अंदर जो इरोजन होता है, आप तो समझ गए होंगे कि इरोजन क्या होता है, यानी कि पत्थरों को तोड़ना। ठीक है, लंबवत अपर्दन यानी कि वर्टिकल इरोजन में जो इरोजन होता है वो हमारा बिल्कुल वर्टिकल होता है। देखिए जैसे कि ये आपको जो आपको जो रेड लाइन दिख रही है, यहाँ पर जो अपर्दन होता है वो बिल्कुल वर्टिकल होता है, लंबवत होता है। और वहीं जो हमारा जो लैटरल इरोजन होता है, जो पार्श्विक अपर्दन होता है, वो पार्श्विक अपर्दन होता है। देखिए ये जो आपको ये जो साइड के ये जो किनारे दिख रहे हैं ना, ये इस तरह से इस तरफ की ओर अपर्दन होता है। लेकिन जो लैटरल, सुनिए यहाँ पर जो वर्टिकल इरोजन जो होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, वो 90 डिग्री के आसपास का होता है, यानी कि वो वी शेप में कटता है। ठीक है, वो कैसे कटता है, वो यहाँ पर कटता है वी शेप में, जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि ये जो इरोजन के जो पार्ट हैं, ये ऐसा नहीं कि कहीं पर आपका वर्टिकल होगा तो कहीं पर आपका लैटरल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इरोजन होता है ये धीरे धीरे करके चरणों में होता है, ये फेज में होता है। ठीक है, पहला फेज क्या होगा, पहला फेज होगा वर्टिकल, पहला फेज होगा
वर्टिकल, जिसमें आपको लंबवत यानी कि वर्टिकली आपको यहाँ पर अपरदन देखने को मिल रहा है। फिर इसका जो दूसरा स्टेज होगा, फिर दूसरे स्टेज में फिर वर्टिकल इरोजन होना खत्म हो जाएगा। फिर किस तरह का इरोजन होगा, ये जो साइड की ये जो आप जो चीज़ें देख रहे हैं, ये साइड में इसका इरोजन यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल इरोजन क्या होता है और आपको जो साइड इरोजन क्या होता है समझ में आ गया होगा। वर्टिकल में सिंपल सा है कि इसके अंदर जो इरोजन होगा वो बिल्कुल ऐसे में होगा, सिधाई में होगा। ठीक है, और जो आपको जो लैटरल इरोजन होगा वो इनके ये जो आपको जो साइड के जो किनारे देख रहे हो, ये इस तरफ किनारों की तरफ ज़्यादा इरोजन आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा वर्टिकल इरोजन क्या होता है और लैटरल इरोजन क्या होता है। चलिए अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए जो गोर्ज का जो निर्माण होता है, गोर्ज बनते कैसे हैं, आप को मैं एक इमेज दिखाता हूँ। ये जो इमेज है इसे बोलते हैं हम गोर्ज। ठीक है, अब देखिए गोर्ज के अंदर होता है कि ये जो इस तरह की जो आप जो चट्टानें देख रहे हैं, देखिए इस तरह की जो चट्टानें आप देख रहे हैं, ये चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं। ठीक है, और कठोर होने की ही वजह से इनका जो अपर्दन होता है वो यहाँ पर कैसा होता है, वो होता है बिल्कुल वर्टिकल अपर्दन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सोचिए अगर यहाँ पर वर्टिकल अपर्दन नहीं होता, अगर यहाँ पर वर्टिकल इरोजन नहीं होता और यहाँ पर लैटरल इरोजन होता, तो ये जो चीज़ें जो आप देख रहे हो, जो नदी देख रहे हो, ये बिल्कुल चौड़ी होती। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गोर्ज के अंदर नदी यहाँ पर चौड़ी नहीं है बल्कि संकरी है, काफ़ी नैरो नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर लैटरल इरोजन, ठीक है, यहाँ पर लैटरल इरोजन यानी कि पार्श्विक अपर्दन यहाँ पर कम हुआ होगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपर्दन किसका हुआ होगा, ये अपर्दन हुआ होगा वर्टिकली अपर्दन यानी कि वर्टिकली इरोजन यहाँ पर ज़्यादा हुआ होगा। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि ये जो चट्टानें हैं ये ज़्यादा कठोर हैं। इनके ज़्यादा कठोर हो जाने के कारण ही इसका लैटरल इरोजन कम हुआ, जिसकी वजह से नदी कैसे है, यहाँ पर नैरो है, काफ़ी मतलब कि संकरी नदी है। अगर इसके पार्ट अगर ज़्यादा कठोर नहीं होते, सॉफ्ट होते, तो यहाँ पे नदी क्या होती, चौड़ी होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि गोर्ज के अंदर नदी चौड़ी क्यों नहीं होती और इसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्टिकल इरोजन यहाँ पर क्यों होता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लाइन टू लाइन इसको यहाँ पर समझ लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं गोर्ज को। तो उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टान पर से प्रवाहित होती है तो अधिक लंबवत अपर्दन होता है। गोर्ज के अंदर क्या है, कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान हो जाने के कारण ही यहाँ पर कैसा होता है, लंबवत, यानी कि आप चाहे इसको वर्टिकल बोल लो या फिर इसकी डाउन कटिंग बोलो, कुछ ही बोलो, जो भी आपको सूट लगे। तो गोर्ज के अंदर किस तरह की कटिंग होती है, डाउन कटिंग होती है, लंबवत अपर्दन होता है। ठीक है, चलिए फिर पर पार्श्विक अपर्दन यानी कि साइड कटिंग यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पर जो इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल भी बोलते हैं, तो इसका जो लैटरल इरोजन होता है वो काफ़ी कम होता है। कम होने का रीज़न क्या है, कम होने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कठोर चट्टानें पाई जाती है, जिसकी वजह से साइड कटिंग तो कम होती है लेकिन डाउन कटिंग क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है, जिस वजह से नदी यहाँ पर कैसी रहती है, संकरी यानी कि काफ़ी नैरो होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार किनारों पर कठोर चट्टान खड़ी रहती है और एक गहरी घाटी का निर्माण होता है जिसे गोर्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो आपको गोर्ज दिखाई चुका हूँ। देखिए ये होती है हमारी गोर्ज। संकरी होने का क्या रीज़न है, क्योंकि चट्टानें कठोर होती है और लैटरल इरोजन कम होता है, लेकिन वर्टिकल इरोजन यहाँ पर आपको क्या देखने को ज़्यादा मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी गहरी खाई बन जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया गोर्ज के ऊपर। अब चलिए समझते हैं कैनियन को। देखिए कैनियन भी गोर्ज की तरह ही है, लेकिन बस फर्क क्या है कि जो कैनियन है वो गोर्ज का क्या है, विस्तृत रूप है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी डिफरेंस है, उस डिफरेंस, उस मूलभूत अंतर को देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको मूलभूत अंतर में आपको 4-5 पॉइंट्स भी दे सकता था, लेकिन आपकी 11th क्लास होने के लिए मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स देने का कुछ मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा डीप में यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आगे की क्लास में जाओगे
यानी कि जब आप इसके अंदर ऑनर्स करोगे तो आपको यहाँ पर डीप में नॉलेज मिलेगी। चलिए फिर आइए जानते हैं कैनियन क्या है। गॉर्ज का ही क्या है, एक विस्तृत रूप है। आगे बढ़ते हैं। कैनियन ज़्यादातर शुष्क जलवायु वाले उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कैनियन जो आपको जो मिलेगी ये कैसे मिलेगी, वहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर स्थिति कैसे होनी चाहिए, उच्च क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी जो हमारे जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होनी चाहिए स्थिति। और वहाँ का जो मौसम है, जो जलवायु है, वो कैसे होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। अब आप जरा इसके बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। गॉर्ज और कैनियन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। गॉर्ज एक संकरी घाटी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। गॉर्ज क्या है, संकरी घाटी, यानी कि नैरो वैली है। देखो इसके अंदर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जगह दिखाई नहीं दे रही होगी, बहुत ही नैरो जगह है यहाँ पर। तो इतना आता है कि गॉर्ज कैसी है, नैरो है। लेकिन देखिए गॉर्ज एक संकरी घाटी है जिसे दोनों पार्श्व तीव्र ढाल वाले होते हैं। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल पर ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। देखिए यहाँ पर ना शेप का ही डिफरेंस है। देखिए जो आपका जो शेप है, यानी कि जो गॉर्ज का जो यहाँ पर आपको शेप देखने को मिल रहा है, इसका जो लैटरल पार्ट होता है, जो इसका जो ढाल होता है, वो काफ़ी यहाँ पर तीव्र देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी जो गॉर्ज की जो चौड़ाई होती है इसके तल पर और इसके ऊपरी भाग पर एक समान होती है। यानी कि तल क्या होता है, तल ये वाला पार्ट होता है, इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर, और इसके जो ऊपर वाले जो पार्ट है वहाँ पर, यानी कि ऊपरी वाले पार्ट पर दोनों की चौड़ाई कैसी होती है, सेम देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैनियन ऊपरी भाग की तुलना में तल पर संकरा होता है। बस यही है, देखो शेप का ही फर्क है, इसमें इतना ज़्यादा माथा पच्ची करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वी आकार की घाटी। देखिए सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब स्टार्टिंग में जब इरोजन होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग में जब इरोजन होता है तब उसका शेप किस तरह का बन जाता है, वी आकार का बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। देखिए जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो इरोजन होता है, स्टार्टिंग के इरोजन से वहाँ का जो लैंड फॉर्म होता है वो किस तरह का बनता है, वी शेप का बनता है। फिर धीरे धीरे करके फिर साइड की कटिंग होने स्टार्ट हो जाती है, तब जा करके ये और भी ज़्यादा चौड़ा यहाँ पर होने लग जाता है, ठीक है। चलिए फिर तब आप यहाँ पर फंडामेंटल रूल समझ गए कि जब भी किसी चीज़ का जब भी इरोजन नदी करती है तो इसका जो सबसे पहला जो शेप होता है वो कैसा होता है, वी होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नदियां वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। मैं आपको यहाँ पर घाटियां दिखा देता हूँ। ये जो आपको ये जो घाटी देखने को मिल रही है, देखिए इसका शेप कैसा है, वी आकार का है, ठीक है। और इसके वी आकार का शेप क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे पहले जो इरोजन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकली होता है, ठीक है। कैसा होता है, वर्टिकल, यानी कि इस तरफ होता है, जिसकी वजह से इसका शेप कैसा हो जाता है, इसका शेप हो जाता है वी आकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की आकृति का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां वर्षा अधिक मात्रा में हो और वहां की चट्टान कोमल हो। अब जरा आप यहाँ पर समझिए, हम यहाँ पर नदी की बात कर रहे हैं, तो देखिए नदी से जितने भी प्रकार का जो आपका इरोजन आपको देखने को मिलेगा, तो भाई देखो इरोजन के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है। और नदी के लिए पावर क्या है, उसका जल। तो देखिए यहाँ पर आपको ना आंसर लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम लॉजिकली भी सोचोगे तब भी चीज़ें आप आसानी से लिख पाओगे। ज्योग्राफी का जो रियल जो कमाल है वो यही है, आपको हिस्ट्री में रट्टा मारना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री के अंदर फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप ज्योग्राफी के अंदर विदाउट फैक्ट्स को ज़्यादा याद रखे बिना आप सिर्फ लॉजिकली भी सोचेंगे तभी भी आप आंसर लिख देंगे। जैसे कि जब हम यहाँ पर नदी की बात करें तो जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, है ना, तो वहाँ पर नदी का वेग ज़्यादा होगा, नदी की स्पीड ज़्यादा होगी। नदी की स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इरोजन होगा।
लेकिन यहाँ पर जो इरोजन की जो बात फंसती है वो चट्टान के ऊपर फंसती है। अगर सोचिए कि अगर चट्टान काफ़ी कठोर होगी, जैसे कि ग्रेनाइट टाइप की अगर चट्टान होगी, तब ये जो वर्षा वाला फैक्टर है और जो नदी की शक्ति वाला जो फैक्टर है, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित जरूर होगा। यहाँ पर इरोजन कम देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ की चट्टानें क्या होंगी? कठोर होंगी। अगर उस जगह की चट्टान सॉफ्ट होगी, जैसे कि वहाँ की चट्टान होगी चूना पत्थर, तो ऐसी अवस्था में आपको पता है कि चूना पत्थर जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो चूना पत्थर यहाँ पे घुलने लग जाता है ना। तो फिर अगर जहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानें होंगी तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर इरोजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले लंबवत कटाव होगा, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नदी से सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका वर्टिकली इरोजन होता है, यानी कि वर्टिकली क्या होता है? कटाव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वी शेप बन जाता है। फिर वी शेप बनने के बाद फिर धीरे धीरे करके क्या होता है? पार्श्वी कटाव होता है, यानी कि साइड कटिंग बाद में होती है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वी आकार की घाटी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे नदी फ्लो करती जाती है तो वैसे वैसे वी शेप की घाटी धीरे धीरे करके, जब इनकी भी कटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तब ये धीरे धीरे करके आपको इस तरह का प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि नदी का काम क्या होता है? पहले वी शेप बनाना, फिर बाद में इसके धीरे धीरे साइड की भी कटिंग करना, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं? बिल्कुल एकदम सीधे प्लेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला फेज होता है वर्टिकल कटिंग का, फिर दूसरा फेज होता है लैटरल यानी कि साइड कटिंग का। चलिए जी, फिर है ये हमारा नेक्स्ट वाटरफॉल। तो वाटरफॉल को मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको मालूम ही है कि वाटरफॉल किस तरह के होते हैं, है ना। तो फिर चलिए आज की वीडियो में बस करते हैं यहीं पर ही। तो फिर वीडियो आपको यहाँ पर कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नदी घाटी के मध्यवर्ती भाग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर इसका ऊपरी वाली पार्ट के अंदर अगर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बच रहे होंगे तो सबसे पहले मैं आपको वही टॉपिक्स क्लियर करूँगा, फिर बाद में हम आपका तीसरा पॉइंट्स हम यहाँ पर आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।